Welcome to the Agro Academy. This side Shupasi Pamar. And before proceeding to the orientation session, I would like to introduce some point about myself so that I can be very familiar to you. So let's begin. तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मैंने मेरा बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी से किया है। मैंने मेरा मास्टर्स लैंड एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर से किया है। उसके बाद मैंने कुछ इंटरव्यू दिए हैं, जैसे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट इंजीनियर का मैंने 2024 में इंटरव्यू दिया है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का फार्म इम्प्लीमेंट्स का इंटरव्यू मैंने 2023 में दिया है। और मैं मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट सर्विस बोर्ड में सब इंजीनियर में क्वालिफाइड हूँ। और रिसेंटली में मेरा यूपी पीसीएस ए का मेंस है। सो हमारी टीम बहुत ही वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस है। सो टीम में क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। बस आप लोग हमारे साथ बनिए बनिए रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। सो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में कोई भी चीज़ अगर मेन पिलर होती है तो सिलेबस और आपका जो प्रिपरेशन है वो तो मेन होता ही है, बट पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, ड्यूरेशन क्या है, मीडियम क्या है। मीडियम वैसे ही एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए मीडियम इंग्लिश ही रहता है, हिंदी रहता ही नहीं है। बट फिर भी अगर हम मीडियम और नंबर ऑफ क्वेश्चन से अवेयर रहेंगे तो प्रिपरेशन के लिए ईजी रहेगा। जैसे बहुत सारी जो एक ही एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें क्या होता है कि जो जैसे माइनर माइनर टॉपिक है, जैसे फार्म स्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये बहुत ही माइनर होते हैं और इनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैंने दूसरी ए के एग्ज़ाम में अगर इनका प्रिपरेशन नहीं किया तो वो इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। बट ये एग्ज़ाम पूरा टेक्निकल है और जितने भी क्वेश्चन आने हैं सारे टेक्निकल्स आने हैं, टेक्निकल वाले सब्जेक्ट आने हैं जो भी हम लोगों ने सेमेस्टर बीटेक सेमेस्टर में पढ़े हैं। तो जो माइनर टॉपिक है वो भी इसमें मेजर बनते हैं और वो भी एक रोल प्ले करेंगे। तो जो हमने हमारा कोर्स डिज़ाइन किया है वो माइनर टॉपिक को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया है जितना हम मेजर को देते हैं, जैसे एसडब्ल्यूसी, एफएमपी, फार्म मशीनरी और प्रोसेसिंग। और उन्हीं को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि हमारी प्रिपरेशन और हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो सके, ताकि मुझे वो आगे भी मदद करे और इस एग्ज़ाम में तो मुझे मदद करेगा ही। सो बढ़ते हैं हम आगे सिलेबस की तरफ कि सिलेबस कैसा है, सिलेबस में क्या रहेगा और हमारा रिसोर्स और स्ट्रेटेजी कैसा रहेगा। जो पहला टॉपिक इन लोगों ने दिया है वो सर्वेइंग, लेवलिंग और लैंड डेवलपमेंट दिया है। उसमें मेजरमेंट, ग्रेडिंग, लेवलिंग, ये सारी चीज़ें दी है। तो जनरली सर्वेइंग और लेवलिंग में बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लेवलिंग के टाइप्स कितने हैं, फिर मेजरमेंट में कौन सा मेजरमेंट इंपॉर्टेंट प्ले करता है, लीस्ट काउंट क्या है। जैसे जनरली सर्वेइंग लेवलिंग में मेनली क्या पूछा जाता है कि चेन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि टाइप्स ऑफ चेन कौन सी, जैसे गंटूर चेन, सर्वेयर चेन, फिक्स चेन। इनके लीस्ट काउंट पूछते हैं, इनका नंबर ऑफ लिंक्स पूछते हैं, इनका लेंथ कितना है ये पूछते हैं। और जनरली कंसेप्चुअल में जाएंगे तो कैसे पूछ लेगा वो कि अगर चेन अगर शॉर्ट है तो मेजर डिस्टेंस कैसा होगा, और अगर एरर आ रही होगी तो एरर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर मेजर डिस्टेंस नेगेटिव आएगी तो एरर में कौन सी चीज़ पॉजिटिव ऐड करेंगे, नेगेटिव करेंगे। तो अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सर्वेइंग, लेवलिंग एंड लैंड डेवलपमेंट में पूरा टोटली कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल का राउंड कुछ नहीं है। और हमारा जो रिसोर्स रहेगा वो आर सुरेश रहेगा। और सर्वेइंग, लेवलिंग एंड लैंड डेवलपमेंट की एक सिविल इंजीनियरिंग की बुक है, उससे भी कुछ हमने नोट्स एक्सट्रैक्ट किया है और कुछ नोट्स उसमें डाले हैं और वो भी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। बढ़ते हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। इसमें पीएचडी भी हो जाएगी, पोस्ट डॉक भी हो जाएगी, फिर भी ये खत्म नहीं होगा। बट टू द पॉइंट अगर बीटेक के हिसाब से पढ़ेंगे तो खत्म हो सकता है और आसानी से हम पढ़ सकते हैं। जैसे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में क्या होता है कि अलग अलग ब्रांच है। जैसे ने लिखा है यहाँ पे कि प्रेसिपिटेशन, हाइड्रोलॉजिक साइकिल, पॉइंट रेनफॉल एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, ये टॉपिक है। बट ये आ जाएंगे सारे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स में। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स में रन ऑफ आएगा, रेनफॉल आएगा, प्रेसिपिटेशन आएगा, इवोपरेशन आएगा, इवोपोट्रांसपिरेशन आएगा। तो ये सारे पार्ट है। अगर एक चीज़ को देखेंगे और उसमें थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे तो चीज़ें कंसेप्चुअल आ जाएगी। फिर वाटरशेड के बहुत सारे पैरामीटर है, जिसमें वाटरशेड में भी वाटरशेड एक सबको पता है कि वाटरशेड क्या होता है। भाई एक सिंगल हाइड्रोलॉजिकल आउटलेट हो वो वाटरशेड हो, इनपुट बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसमें भी वाटरशेड में अलग अलग चीज़ें होगी। जैसे रन ऑफ बनेगा तो रन ऑफ क्या करेगा, रन ऑफ होगा
तो पीक रन ऑफ क्या होगा, रन ऑफ होगा तो रन ऑफ का हाइड्रोग्राफ बनेगा, हाइड्रोग्राफ बनेगा, हाइड्रोग्राफ करने के बाद हाइड्रोग्राफ के अंदर भी यूनिट हाइड्रोग्राफ बनेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो जो दी गई है वो हम पढ़ने वाले हैं। फिर बाद में वाटरशेड के बाद इरोजन आएगा। इरोजन भी बहुत प्रकार के होते हैं भाई, विंड इरोजन होता है, वाटर इरोजन होता है, इरोजन के मेथड होते हैं, कैसे आगे जाता है, मतलब इरोजन का कॉजेज क्या है, कॉजेज के बाद इसका रेमेडिएशन क्या है, और रेमेडिएशन के बाद के इसके मेजर्स क्या है। वैसे रेमेडिएशन और मेजर एक ही हो जाते हैं, बट टेक्निकल टर्म में मेजरमेंट मेजर्स में हम क्या करते हैं कि कुछ टेक्निकल मेजर्स लगाते हैं। जैसे विंड इरोजन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ विंड इरोजन एक शेल्टर बेल्ट कंसिडर करते हैं, जिसका डिस्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ विंड पूछते हैं कि d इज इक्वल टू 17h cos थीटा VM/V। तो अब ये कैसे हुआ, क्या आया, क्यों लगाया गया, ये भी देखना जरूरी है। जब ये देखेंगे, अगर ये देखेंगे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती है और एक लॉजिकल रीजनिंग होती है। जैसे मुझे कोई क्वेश्चन करने की लॉजिकल रीजनिंग इससे डेवलप हो जाती है। फिर बेसिकली जनरली जो परमानेंट इसमें जो आरपीएससी के के सिलेबस में उन लोगों ने क्या किया है कि भाई राजस्थान डेजर्ट और ड्राई एरिया है, मोस्टली 63-70% ड्राई एरिया और डेजर्ट एरिया है। तो उन लोगों ने क्या दिया है कि वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम डाले हैं जो कि राजस्थान से रिलेटेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, राजस्थान की जो वेबसाइट है, राजस्थान का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट से, उससे हम जो भी मेजर्स राजस्थान कर रही है, जैसे हर बार पूछता है वो टंका खादीन, ये सारे मेजर्स है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेजर्स है। तो ऐसे हम डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में देखने वाले हैं और वेबसाइट से ही पढ़ेंगे, और जो राजस्थान गवर्नमेंट कर रहा है वो, और सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ टेक्निकल गाइडलाइंस वो देखेंगे। फिर बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल वाटर एंड कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर है, फिर पंचकुला में है। तो इनके सारे मेजर्स ये क्या कर रहे हैं, थोड़े बहुत उनका ओवरव्यू लेंगे और ऐसे पूरा ये सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन खत्म करने वाले हैं। अब सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए मेनली क्या है कि बुक कौन सी, जैसे बुक हम लोगों ने जो कोर्स डिजाइन किया उसमें आर सुरेश लिया है, हाइड्रोलॉजी के लिए HM रघुनाथ लिया है और सुब्रमण्यम लिया है। मतलब मुझे लगता है कि ये 3 बुक को कंसाइज करना बहुत एक बड़ा टास्क है और उसमें बहुत टाइम लगता है। तो हम लोगों ने टू द पॉइंट लिया है और टू द प्रिसाइज लिया है। 800 से 1200 पन्ने की किताब को हमने 100 पेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, ताकि बच्चों को एकदम कंटेंट अच्छा डिजाइन हो पाए। इरिगेशन एंड वाटर, इरिगेशन एंड ड्रेनेज भी एक बहुत बड़ा है। जनरली इरिगेशन ड्रेनेज में क्या होता है कि आपको, जैसे इसमें सॉइल एंड वाटर प्लांट रिलेशनशिप 4 पॉइंट है, मतलब 4 सब हेडिंग में इरिगेशन एंड ड्रेनेज डिवाइडेड है। जैसे सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप, ड्रेनेज, पंप, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो अब इसमें क्या है कि सारा कंसेप्ट है, ड्रेनेज क्या होता है, फिर ड्रेनेज में भी उसके खुद टाइप्स होते हैं, जैसे सरफेस ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज। अब दिक्कत क्या होती है कि अब ड्रेनेज समझ तो जाते हैं, बट सब सरफेस ड्रेनेज पूछते हैं तो समझ में नहीं आता है कि भाई सब सरफेस ड्रेनेज में एक्चुअली हम कर क्यों रहे हैं, और सब सरफेस ड्रेनेज में कौन सा वाटर रिमूव होगा। जैसे ग्रेविटेशनल वाटर रिमूव होता है, बट ग्रेविटेशनल वाटर क्यों ही रिमूव हो रहा है भाई। पढ़ने में तो वो पूछ लेगा कि सब सरफेस ड्रेनेज रिमूव विच टाइप ऑफ वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि ग्रेविटेशनल वाटर ग्रेविटी के फ्लो से नीचे आता है और वही रिमूव होता है, तो मैं समझ सकता हूँ। बट अगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है तो मैं कैपिलरी लगा दूंगा। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अब इसमें उन लोगों ने क्या किया है कि एग्रीकल्चर ड्रेनेज है, एग्रीकल्चर ड्रेनेज जो है टू द पॉइंट प्रिसाइज सब कुछ जो सिलेबस में पढ़ते हुए हैं, जैसे टाइल ड्रेन, मोल्ड ड्रेन, जो सब सरफेस के पार्ट है। फिर सरफेस में भी सब सरफेस में भी बहुत सारे आ जाते हैं, हेरिंग बोन, रैंडम, पैरेलल फील्ड ड्रेनेज। अब उन्होंने राजस्थान एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ड्रेनेज प्रोग्राम अलग से उन्होंने कर दिया। तो ये भी हम राजस्थान की वेबसाइट्स, राजस्थान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो मेजर्स है, कंजर्वेशन जो लगा रहे हैं वो देखने वाले। पंप्स में जनरली पंप्स में लिखे इसमें बहुत सारे है कि भाई आपको टर्बाइन पंप पढ़ना है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स पढ़ना है, सबमर्सिबल पंप्स पढ़ना है, प्रोपेलर पढ़ना है, फिर कंस्ट्रक्शन और मेजर्स क्या होते हैं, और फिर उनमें जो दिक्कत आती है वो क्या है। दिक्कत क्या है कि अगर इसकी वर्किंग और हाँ, मेनली इसकी वर्किंग अगर आप समझ जाते हो ना, तो जो इसमें दिक्कत आ रही है उसके जो मेजर्स लगाने में वो आसानी हो गई। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सेंट्रीफ्यूगल पंप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप का वाइड एप्लीकेशन है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का एप्लीकेशन पूछते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल पंप का इसके कंस्ट्रक्शन से लेके इसके एप्लीकेशन तक के कम से कम 100 सवाल बन जाते हैं। तो अगर मुझे इसका वर्किंग पता होगा तो मैं इसका कंस्ट्रक्शन बता सकता हूँ, और अगर मुझे इसका एप्लीकेशन पता होगा तो मैं इसके जो इसके प्रिसीजन पॉइंट है कि इसको कहाँ यूज करेंगे मैं बता सकता हूँ। तो जनरली वो भी पढ़ने वाले हैं। और पंप्स के लिए जनरली इरिगेशन ड्रेनेज का जो AM माइकल और TP ओझा का बुक है, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, उसी से हमने डिजाइन किया और वही बुक सफिशिएंट है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक है और उसमें सब कुछ दिया है। आगे बढ़ते हैं। वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में क्या दिया है कि ऑन फार्म मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ग्राउंड वाटर का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। फिर एक वो कंजक्टिव यूज आता है कि यूज ऑफ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर टुगेदर। अभी भी मिनिस्ट्री यही बोलती है कि वाई वी ट्रीट वाटर एज टू डिफरेंट एंटिटी। जैसे ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर का अलग अलग है, बट हम उसको अलग अलग ट्रीट करते हैं। बट वाटर इज वन कमोडिटी, वी शुड ट्रीट
एज जस्ट वन सिंगल एंटिटी। तो उसका अलग अलग टाइप पड़ता है, तो वो भी कंसेप्चुअल सीखेंगे कि अलग अलग एंटिटी क्यों है, सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी और ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी अलग क्यों है, वो भी देखेंगे। फिर इसमें इन्होंने क्या किया है कि वाटर रिसोर्स ऑफ राजस्थान इंक्लूड किया है कि जैसे जनरली पूछते हैं कि वाटर रिसोर्स में क्या आता है, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, वेल्स, पर्कुलेशन पॉन्ड्स, फार्म पॉन्ड्स, बहुत सारे पॉन्ड्स है, अलग अलग प्रकार के पॉन्ड्स होते हैं। तो इन लोगों ने वाटर रिसोर्स ऑफ राजस्थान अलग से ऐड कर दिया है। और कुछ इसमें टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जैसे हाइड्रोलिक्स ऑफ वेल्स में क्या पूछ लेगा कि भाई स्टडी स्टेट कन्फाइन एक्वीफर में क्या इक्वेशन यूज होती है, और अनस्टडी स्टेट में क्या कन्फाइन एक्वीफर। अब मुझे पता है कि क्या यूज करते हैं, फिर बहुत सारे एजम्पशन है, जैसे आइसोट्रॉपिक मीडियम होना चाहिए, दूसरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट स्लोप ऑफ वाटर टेबल एट दैट पॉइंट होगा, दूसरा जिस डायरेक्शन में मैं मेजर करूंगा उसमें सब सेम होगा, इक्विवेलेंट होगा। बहुत सारे इसमें अजम्पशन होते हैं, वो भी कंसेप्चुअल देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसमें मेन अपने को क्या है, बाकी सब अपने सिलेबस में दिया है। वाटर रिसोर्स ऑफ राजस्थान एक मेन है, जो कि हम राजस्थान के वेबसाइट्स, राजस्थान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लेंगे। जो भी राजस्थान का आएगा वो राजस्थान के टू द पॉइंट और प्रोसाइज हम मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स और राजस्थान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लेंगे, ये आप क्लियर करिए और वो ढंग से पढ़ेंगे। फिर फार्म पावर एंड मशीनरी, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। अब फार्म पावर एंड मशीनरी में क्या होता है कि मुझे अगर वर्किंग पता है तो जितने भी जो फैक्ट है ना, मैं वो गैस कर सकता हूँ और वो सही कर सकता हूँ। अब जैसे मान लो इसमें 4 टॉपिक्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स, फिर फार्म मशीनरीज, फिर टाइप्स ऑफ फार्म इंप्लीमेंट्स एंड मेजरमेंट ऑफ ड्राफ्ट। तो अब ये बोल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन में पूछेगा कि भाई ऑटो साइकिल क्या होता है, डीजल साइकिल क्या होता है, रैंकाइन साइकिल क्या होता है, कार्नट साइकिल क्या होता है। फिर फार्म पावर एंड मशीनरी को समझने के लिए थर्मोडायनेमिक्स का भी यूज़ करना पड़ता है। तो थर्मोडायनेमिक्स का अगर मुझे बेसिक नॉलेज होगा कि भाई एंट्रोपी क्या होता है, हीट फंक्शंस क्या होता है, पॉइंट फंक्शंस क्या होता है, पाथ फंक्शंस क्या होता है, तो मैं अगर मुझे समझ है तो मैं इसको कर सकता हूँ। जैसे आप, और इसमें क्या होता है कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में समझ नहीं आता है कि क्रैंकशाफ्ट, मतलब उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, जैसे क्रैंकशाफ्ट बड़ा है कि कैमशाफ्ट बड़ा है। अगर मैं देखूंगा चीज़ों को टू द पॉइंट, मतलब मैं प्रैक्टिकल थोड़ा, हम लोग, मैंने कोशिश किया है कि मैं ना जिसमें डाउट हो रहा है ना उसमें बच्चों को क्या है कि कुछ वीडियो दिखाऊं। जैसे अब 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन काम करता है, बट अगर मुझे अंदर कैसे काम करता है उसका विजन ही नहीं है, उसका इमेजिनेशन ही नहीं है, तो मैं नहीं समझ सकता हूँ। जैसे 2 स्ट्रोक में क्या होता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। अब 4 स्ट्रोक होती है, अब मैं बोल दूंगा कि भाई सीख भाई ऐसे ऐसे होगी, सक्शन में एयर आएगा, कंप्रेस होगा, पावर दिए जाएंगे, एग्जॉस्ट में गैस आउट हो जाएगी। बट ये बहुत लेमन टर्म है और कोई भी समझ सकता है। बट अंदर अगर मुझे समझना है कि एक्चुअली कैसे होता है, मुझे उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ वीडियोस देखने पड़ेंगे, और कुछ वीडियोस देखने के लिए मुझे कुछ प्रैक्टिकल्स खुद से भी करने पड़ेंगे और दिखाने भी पड़ेंगे, तो लिंकेज अच्छा लगेगा। फिर अब इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम का पूरा डिस्क्रिप्शन है। जैसे भाई ट्रांसमिशन एक पावर ट्रेन होती है ना, क्लच, ट्रांसमिशन सिस्टम, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, फाइनल ड्राइव, फिर गियर में पावर आएगा तो कैसे आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मतलब वाई वाला सिस्टम बहुत, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं वाई वाला सिस्टम पहले लूंगा, क्योंकि अगर मुझे वाई पता है तो मैं व्हाट, हाउ, व्हेन सब कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि वाई ही जरूरी है, हर चीज में वाई जरूरी है। कोई भी आप चीज लीजिए कि वाई क्यों है, तो अगर वाई वाला सिस्टम मैंने पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंबशन सिस्टम में पूरा वाई वाला हर चीज में। अब जैसे मैं बहुत सारे ट्रैक्शन थ्योरी है, ट्रैक्शन थ्योरीज में भी बहुत सारे ट्रैक्शन थ्योरी के भी टाइप है कि भाई कॉम्पैक्ट सॉइल पे क्या लगेगा, पम्प सॉइल पे क्या लगेगा, फिर मशीन्स ऑफ ट्रैक्टर चेसिस है, फिर सीजी में भी बहुत सारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिटर्मिनेशन बहुत सारी, जैसे वेइंग, सस्पेंशन, बैलेंसिंग मेथड्स में बैलेंसिंग मेथड क्यों नहीं है, वेइंग मेथड में क्या करते हैं और यही क्यों करते हैं। आगे फार्म मशीनरी, फार्म मशीनरी में लोग इनने क्या किया कि जनरली गवर्नमेंट का भी फार्म मैकेनाइजेशन में बहुत ध्यान है, क्योंकि फार्म मैकेनाइजेशन से ही इंडिया डेवलप इकोनॉमी बन पाएगा। फिलहाल अभी लेबर का शॉर्टेज, वाटर का शॉर्टेज, मतलब सब तरफ के शॉर्टेज हो रहे हैं, और कॉस्ट एस्टिमेशन के हिसाब से हम लोग, कॉस्ट एस्टिमेशन बढ़ता जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए मैकेनाइजेशन बहुत जरूरी है। और मैकेनाइजेशन कैसे होगा, मैकेनाइजेशन भाई टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो मैकेनाइजेशन होगा। तो इन लोगों ने इसीलिए लिखा है स्कोप ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और कस्टमरिंग। वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आया था, फिर कस्टमरिंग सेंटर गवर्नमेंट ने इनिशियली मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन और वाइट सर्कुलर जारी किए थे ताकि सारे स्टेट्स इसको डेवलप करें, बट वो पॉलिटिक्स के कारण नहीं हो पाता है, क्योंकि सेंटर में कुछ अलग है, स्टेट में कुछ अलग है, और वो मतभेद नहीं बन पाता है। तो कस्टम हायरिंग सेंटर में जनरली हम ये पढ़ेंगे कि कस्टम हायरिंग सेंटर काम कैसे करता है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग प्रोविजन होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कुछ और है, हरियाणा में कुछ और है, राजस्थान में कुछ और है। तो कस्टम हायरिंग सेंटर कहाँ कहाँ पे डेवलप हो सकते हैं, कितना सब्सिडीज होता है, कितना स्कीम्स होता है, कितने इंप्लीमेंट ले सकते हैं, हर एक इंप्लीमेंट पे सब्सिडीज कितनी है, सेंटर कितना फंड कर रहा है, स्टेट कितना फंड कर रहा है, ये सारे हम
राजस्थान का जो कस्टम हायरिंग सेंटर है उसके वेबसाइट से पढ़ेंगे और जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उसको एक नोट्स में प्रिसाइज करेंगे और फिर बाद में एक टू द पॉइंट एक नोट्स बन जाएगा और आगे बढ़ेंगे। टीलेज में भी प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी टीलेज में भी कौन से इंप्लीमेंट होते हैं, सेकेंड में भी क्या होता है, दूसरा अभी प्राइमरी और सेकेंडरी टीलेज हम पढ़ तो लेते रट तो लेते हैं कि प्राइमरी टीलेज में मोल्डवुड प्लाव आएगा और सेकेंडरी में रोटावेटर आएगा, बट रोटावेटर सेकेंडरी में ही क्यों आया और मोल्डवुड प्लाव प्राइमरी में क्यों आया, इसका रीजन अगर मुझे पता होगा तो मुझे प्राइमरी टीलेज का भी डेफिनेशन पता होता है और सेकेंडरी का भी पता होता है। ये पढ़ने वाला है। फिर बाद में फिर इंटरकल्चरल ऑपरेशन, बेसिकली क्या है कि फार्म मशीनरी में क्या है कि आपने सोइंग किया तो सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक कितने सारे काम होंगे वो सब फार्म पावर एंड मशीनरी में। अब सोइंग करने के लिए मुझे पावर देना पड़ेगा, तो पावर कहाँ से आया, पावर का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ फार्म पावर एनिमल है, ह्यूमन है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। तो ये सारी चीज अगर मुझे पता होगी तो आगे बढ़ूंगा। फिर फार्म पावर दिया, फिर इंस्ट्रूमेंट्स आए, फिर इंप्लीमेंट्स आए, फिर इंप्लीमेंट्स के बाद में अगर मैंने फील्ड मैंने सोइंग कर लिया है तो सोइंग में कुछ भी मान लो वीट उगाया है, सोयाबीन उगाया है, ग्राउंड नट उगाया है, तो ग्राउंड नट उगाया है तो भाई उसमें वीडिंग सिस्टम होगा, तो वीडिंग सिस्टम को कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, यही तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, पेस्ट सिस्टम करेंगे, पेस्ट सिस्टम के बाद इंसेक्टिसाइड्स डालेंगे, तो कैसे डलेगा, स्प्रे डस्टर डालेंगे, तो डस्टर का एप्लीकेशन क्या है, स्प्रेयर का एप्लीकेशन क्या है, तो वो भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि क्या लिखा है इसमें, सोइंग एंड प्लांटिंग मेथड, इक्विबुलेशन एंड देयर कैलिब्रेशन, इंटरकल्चर ऑपरेशंस एंड वीडर्स। बट हम लोग पढ़ेंगे कि वीडर्स कैसे होते हैं, फिर इंटरकल्चर ऑपरेशन में क्या आता है, फिर स्प्रेइंग कैसे हो जाती है, टाइप से स्प्रेइंग, पावर स्प्रेइंग, हाइड्रोलिक स्प्रेइंग, ये सारे हम देखने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। अब इसमें मेरा आपको पता है ना, फार्म इम्प्लीमेंट्स और मेजरमेंट ऑफ ड्राफ्ट, तो ये सारे सोइंग के पार्ट्स है कि मैं अगर उसको ड्राफ्ट दे रहा हूँ या पुल दे रहा हूँ तो मेरे ट्रैक्टर्स की इफिशिएंसी क्या आएगी, जब जाके तो मैं कॉस्ट एस्टिमेशन कर पाऊंगा ना। कॉस्ट एस्टिमेशन में भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो वो ये अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये सब करने वाले हैं। अब इसमें हमारा सोर्स क्या होगा, फार्म पावर एंड मशीनरी में। फार्म पावर एंड मशीनरी में जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो मेन बुक है वो है जगदीश्वर सहाय। अब जगदीश्वर सहाय में टू द पॉइंट पूरा का पूरा जो सिलेबस इसमें मेंशन है, सिलेबस जो दिया है वो पूरा मेंशन है और टू द लाइन है, और वो बुक भी ऐसी है कि वो पूरी समझ में आती है क्या है। तो वो सोर्स है फार्म पावर एंड मशीनरी का। आगे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग। अब एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में क्या हो कि आप कितना भी इसमें समझ लो, जैसे क्या है कि इसमें पूरा वो कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन। अब कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन एक थर्मोडायनेमिक्स है और थर्मोडायनेमिक्स एक थर्मोडायनेमिक्स बीएससी होता है, थर्मोडायनेमिक्स साइंस का विषय। अब इसमें मास्टर्स भी होता है और आगे भी बहुत होता है, तो इसमें क्या है कि टेक्निकल टर्म्स बहुत है और अगर मुझे वो समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरा, समझ में आने के बाद भी अगर मुझे इसके फैक्ट्स नहीं पता है तो मैं कितना भी पढ़ लूँ मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आएगा और मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ये रियलिटी। और आप भी देखते होंगे कि वो पूछ लेता है कि जैसे मान लो उसमें इवेपोरेटर में पूछ लेगा कि वैक्यूम में कितना प्रेशर होता है, फिर 3 स्टेट्स पे प्रेशर क्या होगा, फिर वो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेगा, अमोनिया का क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट पूछ लेगा। अमोनिया की मुझे प्रॉपर्टी पता है बट मुझे बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी से मैं बॉइलिंग पॉइंट क्या अज्यूम कर सकता हूँ, रेंज भी नहीं बता सकता हूँ, इसलिए याद करना पड़ेगा। मतलब टू द पॉइंट फैक्ट बोल रहा हूँ मैं, और याद ही करना पड़ता है। विदाउट याद करने से इसका कुछ नहीं होने वाला फूड प्रोसेसिंग का। फूड प्रोसेसिंग में क्या है कि जनरली जो ड्राइंग एप्लीकेशन है उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। दूसरा, मिलिंग बहुत पूछता है। मिलिंग के बाद में ड्राइंग और मिलिंग के बाद में इसमें जो मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट है, जैसे बेल्ट कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, वो पूछता है। पर जनरली अगर ड्राइंग और मिलिंग मुझे अच्छे से आता है ना तो मैं प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ड्राइंग और मिलिंग में अगर आपको कंसेप्ट पता है तो पीछे वाले भी वो फार्म पावर एंड मशीनरी के भी कवर होते हैं और इसके भी कवर होते हैं। अब ड्राइंग में क्या करेंगे भाई, ड्राइंग में तो मॉइस्चर लेवल कम करेंगे। अब मॉइस्चर लेवल कितना कम करेंगे, अगर मुझे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो मॉइस्चर लेवल अप टू बॉन्ड ड्राई प्रोडक्ट तक करेंगे या एक रिक्वायर्ड अमाउंट तक करेंगे। तो अगर मुझे पता होगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। फिर कैसे करेंगे, इवेपोरेटर्स होते हैं, फिर हीट ट्रांसफर, हीट एक्सचेंजर होते हैं, हीट एक्सचेंजर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इसके लिए जो मैंने जो सोर्स अपने लिए जो सोर्स होता है वो होता है केएम साय स्टैंडर्ड बुक है, सब कुछ दिया है और वो बुक भी बहुत छोटी और वो समझ में आती है, तो जितना जरूरी है। अब जैसे इसमें ये दिया है ना, थ्योरीज एंड मिलिंग प्रोसेस फॉर, ये देखो मेरा कर्सर जा रहा होगा यहाँ पे, थ्योरीज एंड मिलिंग प्रोसेस फॉर राइस, मेज, व्हीट, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। अब दिक्कत क्या है कि राइस और व्हीट का पूछते हैं बट मेज और पल्सेस का इतना पूछते नहीं है। जैसे वो पल्सेस के बहुत सारे रूलर होते हैं, मतलब एमसीक्यू में वो फेमस एमसीक्यू है कि विच टाइप ऑफ रोलर इज यूज फॉर पल्सेस, इमरी कोटेड रोलर। और राइस के लिए भी बहुत सारे वो डी हस्कर जो गवर्नमेंट ने बैन कर दिए वो पूछते हैं। तो अगर मुझे राइस और पल्सेस का हम देख लेंगे डिटेल में, बट बाकी जो मेज है और जो व्हीट है इनका हम ओवरव्यू ले लेंगे, ताकि अगर कुछ आता है तो मैं कंसेप्ट से सही कर दूंगा।
दूसरा, राइस की मिलिंग में क्या करते हैं भाई, परबॉइलिंग करते हैं। परबॉइलिंग क्यों करते हैं? परबॉइलिंग करने से क्या होगा, और अगर मैंने परबॉइलिंग कर दिया तो मैं जो कन्वेंशनल मेथड जो यूज हो रहा है, जैसे पाउंडिंग मेथड यूज हो रहा है, तो उससे क्या फायदा होगा? तो मेरा अगर कंसेप्चुअल होगा तो मैं कर लूंगा। इनने लिखा है परबॉइलिंग ऑफ व्हीट एंड पैडी, बट सिलेबस में अपने जो बुक है उनमें परबॉइलिंग ऑफ पैडी है, तो व्हीट नहीं है, तो व्हीट का अलग से हम पढ़ेंगे, व्हीट का अलग से निकाल रखा है मैंने। फिर ऑयल सीड्स में होते हैं, फिर ऑयल सीड्स में बहुत सारी वो मेथड्स पूछता है कि ड्राई मिलिंग, वो ड्राई मेथड्स क्या होती है, वेट मेथड्स क्या होती है, उसमें वो पिटिंग करते हैं, फिर ऑयल का स्क्रैच होता है, फिर ऑयल अंदर जाता है, ऑयल अंदर क्यों गया। फिर प्रोसेसिंग एंड सीड स्पाइसेस क्रॉप ग्रोन इन राजस्थान। अब इन लोगों ने प्रोसेसिंग में जैसे उधर वाटर रिसोर्स ऐड किया था राजस्थान का, फिर इधर इनने फार्म मैकेनाइजेशन राजस्थान का ऐड किया है। अब इनने प्रोसेसिंग में क्या ऐड किया है? सीड स्पाइसेस, ये लिखा है सीड स्पाइसेस क्रॉप ग्रोन इन राजस्थान, ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो ये लोग हम अलग से देखेंगे, और जो भी क्रॉप्स राजस्थान में उगती है उन लोग का स्पेसिफिकेशन देखने वाले हैं। और फिर बाद में भाई आपने ड्राइंग कर लिया, मिलिंग कर लिया, मिलिंग करने के लिए बाद में उनको रखना भी तो पड़ेगा, तो स्टोरेज, और नाम ही एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग है, तो प्रोसेसिंग कैसे होगी और स्टोरेज कैसे होगी? तो स्टोरेज में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। कंट्रोल एटमॉस्फेरिक स्टोरेज, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक प्रोसेस में ऑक्सीजन और CO2 का कंसंट्रेशन, और ऑक्सीजन और CO2 ही क्यों जरूरी है, ऑक्सीजन को कम क्यों करते हैं, फिर ऑक्सीजन का टेम्परेचर इतना ही क्यों होना चाहिए ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती, ये सब देखूंगा। और मैं बताऊंगा कि ऑक्सीजन का ग्रोथ कम करने से बैक्टीरियल ग्रोथ कम या ज्यादा क्यों होगी, या टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल से स्टोरेज स्ट्रक्चर का डिजाइन क्यों ही होता है, ये सब देखने वाले हैं आगे। अब फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन और रूरल हाउसिंग, जनरली किसी भी एग्जाम में फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन और रूरल हाउसिंग एक सब पॉइंट्स नहीं होता है, बट इसमें है। इसमें क्यों है? क्योंकि राजस्थान एक ड्राई ड्राई स्टेट है। दूसरा, राजस्थान में डेजर्ट एरिया बहुत है, तो डेजर्ट एरिया बहुत है तो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एरिया बहुत है, तो उस एरिया का यूजफुल यूटिलाइजेशन हो जाए, ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का काम है कि भाई मेरे पास अगर स्पेस अवेलेबल है, अब वो बैरन है, वो लैंड है, तो उसको मैं यूजफुल लैंड में कैसे कन्वर्ट करूँ? तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा कि उस लैंड को मैं एक अच्छी एनर्जी से, उस लैंड का यूज करके मैं एक एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ और उसको दूसरे कन्वेंशन में काम लगा लूँ। इसीलिए इन लोगों ने फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन और रूरल हाउसिंग वाला सब टॉपिक ऐड किया है। अब इसमें क्या लिखा है? इनने लिखा है सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन, जनरल केयर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड स्टार्टर ऑन फार्म। उसमें भी इनने पूछा है कि वायरिंग कौन सी है, वायर का साइज कौन सा होगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम इन राजस्थान। अब गवर्नमेंट वो बोलती है कि हर घर सहज योजना, हर घर बिजली होगी। फिर दूसरा, एक शायद तक मैं गवर्नमेंट की वो इलेक्ट्रिसिटी का स्कीम है यार, PM कुसुम, किसान ऊर्जा, शायद तक एब्रीवेशन में याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं मेथान योजना, ऐसा कुछ है वो। तो वो स्कीम्स भी हम लोग देखेंगे और वो क्यों लाई, और इन पर्सपेक्टिव ऑफ राजस्थान हम डिजाइन करेंगे। फिर इनने बिल्डिंग मटेरियल, जनरली बिल्डिंग मटेरियल पूछते नहीं है, बट बिल्डिंग मटेरियल उत्तराखंड PSC का जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है उसमें बिल्डिंग मटेरियल के बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इवन UPPCS में भी पूछते हैं कि जनरली बिल्डिंग मटेरियल सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है, बट कभी कभार क्या हो जाता है कि स्ट्रक्चर के साथ हम लोग एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, तो स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए बिल्डिंग मटेरियल जरूरत है। उसमें क्या पूछता है कि ये भाई क्या बोलते हैं, मोटार क्या होता है, सीमेंट क्या होता है, सीमेंट में कौन से कंपोनेंट होते हैं, जैसे सीमेंट में सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, वो क्यों यूज करते हैं। फिर अगर वो मोटार है तो वो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग है या वीक है, तो उसमें सीमेंट, सैंड और वाटर का मिक्सचर होता है, जैसे 1:2:4। तो सैंड जितना कम होगा वो उतना स्ट्रांग फाउंडेशन होगा, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स बड़े होते हैं और इतना ज़्यादा कोहेजन नहीं है ताकि वो एक साथ में रेजिस्ट हो पाए, बट क्ले में ये प्रॉपर्टी होती है, तो एक साथ रेजिस्ट हो जाते हैं, तो फाउंडेशन वो स्ट्रांग बनते हैं, तो इनने लिखा है। फिर अब फार्म स्ट्रक्चर में हम बहुत सारे करते हैं, जैसे पॉलिट्री वाले, प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ रूरल हाउसेज में बान होता है, पॉलिट्री होता है, विलेज रोड्स होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, फिर वेस्ट का होता है। अब फार्म के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन करें तो जनरली उसमें मिल्च एनिमल रहेंगे, या मिल्च के अलावा पावर वाले एनिमल जैसे बुलक्स होता है, तो अब उन लोग का लिए एक्सक्रीटा, उसका भी मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर एक्सक्रीटा का मैनेजमेंट नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पे सैनिटरी भी दिया है और कॉस्ट एस्टिमेशन दिया है, तो कॉस्ट एस्टिमेशन जनरली बहुत कम, बीटेक में पूछा नहीं जाता, बट जनरली बहुत कम होता है। रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत बड़ा वास्ट है। दूसरा, इसके इलेक्टिव्स भी होते हैं, इवन IIT में भी इसके इलेक्टिव होते हैं, और इसके इलेक्टिव इतने वास्ट होते हैं कि इसमें टेक्निकल टर्म इतनी होती है समझ नहीं आती है। तो जनरली हम इसका रिन्यूएबल एनर्जी का क्या करेंगे, इसमें टेक्निकल एप्लीकेशन क्या लगती है, और जनरली इसमें कौन सी इक्वेशन यूज करती है, और कैसे हम एनर्जी को यूज करके उसमें आउटपुट लेते हैं। जैसे मान लो रिन्यूएबल एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी में हम क्या करते हैं जनरली, भाई विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तब कैसे करेंगे वो उसका मुझे फिनोमेना पता होगा तो मैं कर लूंगा। फिर कुछ फैक्ट है वो रट लेंगे, जैसे इसमें पावर कोफिशिएंट और बेंड्स कोफिशिएंट की लिमिट पूछते हैं।
पावर उसका रेशियो होता है पावर एट विंडमिल टू द पावर एट सोर्स, तो उसका 0.592 इफिशियंसी होता है। तो कुछ जैसे फैक्ट है वो याद कर लेंगे। और याद कैसे करेंगे कि ऐसा क्यों है, ऊपर वाला ज़्यादा क्यों होता है, नीचे वाला ज़्यादा क्यों होता है, तो ऐसे याद करेंगे ना तो याद भी रहेगा। फिर इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन दिए हैं, जैसे सोलार कुकर, सोलार वाटर हीटर, सोलार ड्रायर, सोलार रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर। फिर सोलार फोटोवोल्टिक से रिन्यूएबल एनर्जी में यूज़ होता है, तो सोलार फोटोवोल्टिक्स के टाइप होते हैं। फिर इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे सिलिकॉन जर्मनियम क्यों यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे। फिर बाद में बायो एनर्जी का प्रोडक्शन बाई बायोमास विलेज पॉइंट ऑफ व्यू के पीछे लिखा है ना, पीछे क्या लिखा है, रूरल हाउसिंग। अब रूरल हाउसिंग में क्या होता है कि बायोमास के जनरेशन से हम मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो मीथेन गैस का कहाँ कहाँ यूज़ है, भाई मीथेन गैस से भाई एलपीजी सीएनजी ये सब चल गए ना। तो इसका एप्लीकेशन हम कैसे देखेंगे कि भाई इससे वो चीज़ें कैसे डेवलप हुई, वो तो देखने वाले हैं। फिर बायोमास के भी बहुत सारे होते हैं, जैसे फिक्स डोम, फ्लोटिंग टाइप। फिर उसमें केवीआईसी मॉडल है, जनता एक ही है केवीआईसी जनता मॉडल, उनको नाम दे दिया है तो बट क्यों है। और खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन का ही नाम क्यों रखा। फिर इसमें फर्मेंटेशन कैसे होता है और बायोगैस कैसे जनरेट होती है, उनकी वर्किंग देख लेंगे। फिर उनके बहुत सारे रेशो होते हैं कि डेप्थ टू द डायमीटर रेशो क्या है, सीएन रेशो क्या है, रिटेंशन टाइम क्या है। फिर अनारबिक मतलब वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही क्यों होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्यों नहीं होता है, तो उन सब का रीजन देखेंगे। और आगे इसमें भी बहुत सारे फैक्ट है, फैक्ट याद करने वाले, फैक्ट भी कैसे रीजनिंग के साथ याद करने में, ताकि उस जो फैक्ट को अपन ने याद किया वो आगे तक रहेगा। फिर बाद में बहुत सारी गैसीफायर, ब्रिकवेट्स, इथेनॉल, बायोडीजल, कूक स्टोव, बेसिक्स ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस, टाइप्स ऑफ विंडमिल। विंडमिल में भी टाइप्स होते हैं भाई, वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डेरियस और सोवियर। सोवियर में वर्टिकली क्यों होता है, डेरियस में हॉरिजॉन्टल क्यों होता है, ये सब देखने वाले। और अब मुझे है कि डेरियस और सोवियर मुझे पता है, बट अब मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जब तक देखूंगा ना, जब तक पता नहीं लगेगा ना, तो उसके भी कुछ निमोनिक्स और ट्रिक्स मैंने डिजाइन किए, ताकि जैसे मैंने जो याद किए मुझे लॉन्ग टर्म तक याद रहे, ऐसे मैं आप लोग को याद करवाऊंगा ताकि आपको याद रहे और आगे लॉन्ग टर्म रिटेंशन मेमोरी में काम आए, ताकि एग्जाम में काम आए और हम अच्छे से स्कोर कर पाए। अब रिन्यूएबल एनर्जी का एक पांडे करके बुक है, उससे मैंने नोट्स निकाले। और राजस्थान का जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, जो जनरली आरपीएससी में रिन्यूएबल एक टॉपिक है, उन लोग मतलब जो पूछता है कमीशन, एक मैंने इनकी वेबसाइट से डिजाइन किया है। और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग का बता दिया। और फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन और रूरल हाउसिंग में जो ये जैसे रूरल हाउसिंग में जो मटेरियल्स है ना, फार्म स्ट्रक्चर्स वाले, इन लोगों का जो बीटेक के फर्स्ट और सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में जो होते हैं ना, उन लोग मतलब जैसे भी जो स्टैंडर्ड बुक होती है उससे मैंने लिया है, जैसे वो डेयरी बार्न, पोल्ट्री, उन लोग वहां से वही नोट्स एक्सट्रैक्ट किया है, उनके जो फैक्ट्स याद किए। ये रूरल हाउसिंग और ये सब पूरे फैक्ट से होंगे, फैक्ट याद नहीं, कुछ याद नहीं है। फैक्ट याद, और फैक्ट कैसे याद होंगे, समझ के। और समझना कैसे पड़ेगा भाई, क्यों कर रहे हैं और जरूरत क्या है, और ये करने से ये क्या होगा, तो फैक्ट याद हो जाएंगे। तो मैंने भी ऐसे ही किया था और आप लोग को भी ऐसे ही याद करने पड़ेंगे और उसी हिसाब से पढ़ेंगे। अब मैंने क्या किया है कि आगे ये यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, ये इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग का एक ये वो मैंने सिलेबस इसमें पेस्ट किया है, ताकि आप लोग को पता लगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो इसमें अवेलेबल है और उसको कैसे कर सकते हैं। जैसे इरिगेशन वेल में अपने बात किया थी, हाइड्रोलिक्स ऑफ वेल, पंपिंग स्टेट वेल, अनस्टेडी स्टेट फ्लो, तो ये दिया देखो अनस्टेडी स्टेट फ्लो। फिर ये वाटर रिसोर्स ऑफ राजस्थान है, बट इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड का वाटर रिसोर्स दिया है। बट अपन क्या करेंगे, ग्लोबल वाटर बजट इंडिया और इरिगेशन डेवलपमेंट इन एशिया, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है हम लोग, तो साउथ ईस्ट एशिया वाला पढ़ लेंगे। इरिगेशन में जो उसमें जो दिए हैं वो इसी से पढ़ेंगे और टू द पॉइंट पढ़ेंगे, ना कि ज़्यादा ना कम। फिर पंप्स का बहुत सारे पंप्स थे, सारे पंप इसमें मेंशन है, सेंट्रीफ्यूगल, वर्टिकल, सबमर्सिबल पंप, प्रोपेलर, जेट पंप, एयरलिफ्ट पंप और सिलेक्शन ऑफ पंप। अब इसमें पंप्स में ये भी है कि पंप्स में प्रॉब्लम आएगी तो क्यों आएगी, अगर मुझे पंप्स की प्रॉब्लम क्यों आएगी कब समझ में आएगी, जब मुझे इसकी वर्किंग पता होगी। ये दिया है इसमें। फिर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम नहीं दिया है। मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर दिया है कि वियर्स, ऑरिफिस, फ्लूम्स, वेंचुरीमीटर, ये कैसे मेजर करेंगे, इनका फिनोमेना क्या है, बर्नौली प्रिंसिपल पे क्यों काम करता है। और बर्नौलीज प्रिंसिपल, दिक्कत क्या है कि ये प्रिंसिपल पे काम करते हैं, बट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या है कि इतना ज़्यादा कंसेप्चुअल पे फोकस नहीं किया है। जैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है और बर्नौलीज प्रिंसिपल ही क्यों यूज़ करते हैं और बर्नौलीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन क्यों है, वो पढ़ने वाले। पाइपलाइन नहीं दिया, फिर भी पाइपलाइन का ओवरव्यू देखेंगे। फिर लैंड ग्रेडिंग एंड फील्ड लेआउट में जैसे डिजाइन क्या होते हैं, ग्रेडिंग क्या होती है, ये देखने वाले। सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप पूरा इरिगेशन ड्रेनेज में एक सब पॉइंट है, तो इसमें दिया है इन लोगों ने कि ये नहीं कहा उनने कि रिक्लेमेशन मेजर्स क्या है, वाटर रिलेशन क्या है, फर्टिलिटी का मैनेजमेंट क्या है। बट अगर मुझे थोड़ा बहुत फर्टिलिटी का नॉलेज होगा ना, तो अगर मान लो कुछ आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आता है मैं कर लूंगा। वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप का और इरिगेशन मैनेजमेंट में इसमें दिया है। जनरली वो जो हाइड्रोलिक साइकिल है ना, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, तो इसमें बहुत सारी मेथड्स दिए। बट अगर सारी मेथड्स पढ़ेंगे तो नहीं कवर हो पाएगी, इसलिए बहुत टू द फैक्ट, टू द प्रिसाइज वाली मेथड्स लेंगे और उनको डीप में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। सरफेस मेथड और सारे मेथड्स दिए हैं, पूरे पढ़ने वाले हैं। चेक बेसिन का जनरली पूछते हैं, चेक बेसिन में वो
पैडी के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, हर एक एग्जाम पूछता है कि पैडी के लिए कौन सा मेथड यूज़ करता है। फिर स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन जनरली अपन पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन है, बट टाइप्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन है, बट क्यों है इनका डिज़ाइन और लेआउट अगर मुझे पता होगा तो मैं जनरली मुझे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा, बट मुझे आगे भी हेल्प करेगा कि माइक्रो इरिगेशन का एक प्रोमिनेंस कितना बड़ा अभी इंडिया में राइज हो गया है और वाटर स्केर्सिटी जो होगी उनमें ये कितने रोल इंपॉर्टेंट करेंगे। फिर वही है सॉल्ट मैनेजमेंट बाई रिक्लेमेशन में। अब जनरली बच्चों को क्या है कि सेलाइन सॉइल और अल्कलाइन सॉइल में अब याद तो कर लेते हैं कि पीएच क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होगी, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज कितना होगा, बट इसके पीछे की जो फिजियोलॉजी है ना, अगर वो फिजियोलॉजी पता हो जाती है ना तो फैक्ट रटने में आसानी होती है। और फैक्ट रटने के साथ में ये भी पता लगता है कि ये सेलाइन सॉइल है तो ये सेलाइन सॉइल का मेजर्स क्या होगा, नहीं तो याद करना पड़ता है कि भाई अल्कलाइन सॉइल है तो इसका रिक्लेमेशन कैसा होगा, जिप्सम से होगा। अब जिप्सम का रीजन ही नहीं, मुझे जिप्सम में याद कर लूंगा तो अभी 1-2 महीने के लिए कर लूंगा, बट अगली दूसरी एग्जाम आएगी उसमें नहीं कर पाऊंगा। तो वो सारे अगर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर ये जनरली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लाती है ना, जैसे वो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, फिर मुल्ला पेरियार डैम पे वो तमिलनाडु और कर्नाटक वाले जो डैम्स है उनमें मेजर्स लाती है कि भाई हम नीचे जो राइपेरियन स्टेट्स हैं उनको कैसे बचा पाए। तो जनरली उसके इकोनॉमिक एवल्यूशन है, जनरली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पार्ट है, बट फिर भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, ओवरव्यू देख लेंगे ताकि आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आते तो कर पाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग जो भी मैंने अभी फ़िलहाल जो बताया है वो आप लोग को समझ आया होगा, और हमारी क्या प्लानिंग होने वाली है, कैसे हम पढ़ने वाले हैं ये भी मैंने आपको बताया है, रिसोर्स भी मैंने आपको बताया है। बस आप लोग से यही विनती है कि आप मैं जो बता रहा हूँ और हमारी जो टीम्स आपको बता रही है उसको आप प्रॉपर फॉलो करें। और अभी 6 मंथ का टाइम होता है, 6 मंथ एक तो वैकेंसीज बहुत है, दूसरा ज़्यादा वैकेंसीज ये नहीं बोल रहा हूँ कि वैकेंसीज बहुत है तो ईजी से हो जाएगा, लाइट से हो जाएगा, और ये मैं कोर्स को एकदम वो भी नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा कोर्स ऐसा है वैसा है। मतलब मैंने कोशिश किया है कि मैं मेरा बेस्ट दे पाऊँ और आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। और जो बच्चा सीरियस होगा उसके लिए तो एक ही सीट चाहिए और एक ही सीट्स में हो जाएगा। तो बस आप लोग हम मेरे साथ बनिए, और मैं जो दे रहा हूँ उसको अगर आप ढंग से करते हो तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ, श्योर शॉट बोल रहा हूँ कि आप लोग का एक सीट पक्का है। तो बस यही आशा है कि आप लोग अच्छा करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू, और मिलते हैं क्लासेस में।